तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार वांट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है, आई का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, और उसका केवल एक ही केस हम लोग देखे थे, केस 1, जिसमें सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, सॉल्यूट सॉल्यूशन में टूटता है। आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। पहले तो थोड़ा सा हम बात कर लें पिछले लेक्चर की। आप पढ़े थे ना ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। उसमें आपको बता दिया गया था कि I क्या है, I वांट ऑफ फैक्टर है, n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, यानी डिसोसिएशन के बाद कितना पार्टिकल में कितना मोल में टूट रहा है मॉलिक्यूल, ये है। और ये अल्फा जो था, ये अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आप पीछे पढ़ चुके हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा ही। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। अभी ये टॉपिक केस 1 खत्म नहीं हुआ है, अभी इसी से रिलेटेड अभी कुछ और काम होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में यदि मैं कहूं तो इसको आप लिखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए आई का मान, ये पढ़ने वाले हैं। देखिए डिसोसिएशन के केस में वैद्युत अपघट्य जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो हम लोग अभी सीखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए आई का मान, फिर सीखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आई का मान। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। हालांकि ये सब बात 11th में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है बाबू। प्रबल वैद्युत अपघट्य उस वैद्युत अपघट्य को कहा जाता है जिसका पूर्ण वियोजन होता है, पूर्णतः आयनीकरण होता है। शायद आप बोलने से ये बात नहीं समझे होंगे, आपको हम कुछ एक्सपेरिमेंटल बात बताते हैं। जैसे NaCl को जैसे आप पानी में डालिए तो NaCl का यदि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिए, ये तीसरा मॉलिक्यूल ले लिए। इस तरह से यदि तुम 100 मॉलिक्यूल लेते हो और 100 का 100 पानी में डालोगे ना, तो वो 100 का 100 टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से। यानी बाहर में यदि 100 मॉलिक्यूल है तो अंदर में वो टूट के 200 पार्टिकल में कन्वर्ट कर जाएगा, एक केटायन, 100 केटायन और 100 एनायन, मतलब 100 डाले 100 टूटा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है, पूर्णतः आयनीकृत होता है। लेकिन जैसे CH3COOH ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य के केस में आता है। इसमें क्या होता है सो देखिए, इसका यदि 100 मॉलिक्यूल डालोगे ना तो टूटता है ये CH3CO माइनस और H प्लस में, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। मतलब इसका यदि 100 डालोगे तो हो सकता है 2 गो टूटा, 3 गो टूटा, सारा का सारा मॉलिक्यूल नहीं टूटता है। टूटता है लेकिन सारा का सारा नहीं टूटता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वह पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। तो अभी हम लोग आई का मान कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट और आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वह वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत होता है, उसे हम प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट which dissociate completely in aqueous solution is called strong electrolyte। इसको हम लिख देते हैं, आप उतार लीजिएगा। तो देखो यहां पर डिफिनीशन लिखा हुआ है कि वह वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होता है उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट which dissociate completely in aqueous solution is called strong electrolyte। और आगे लिखा हुआ है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 होता है। वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 1। वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 1 ऑलवेज। अब ये जो बात लिखा हुआ है इसका मतलब समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात।
समझिए आप, जैसे मान लो कि हम पहले कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे हम ये पहले समझा देते हैं, बाद में एग्जाम्पल, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है तो बाद में हम लिख देंगे। जैसे NaCl है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यदि इसका तुम 1 मोल पानी में डालोगे ना तो एक को मोल पूरा का पूरा टूट जाएगा Na+ और Cl- में, यानी 1 मोल शुरू में लिए तो खर्च भी 1 मोल हो गया, तो जितना लिए उतना खर्च हो गया, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/1 बराबर 1। 10 मोल लेंगे तो 10 का 10 टूटेगा, तो लिया गया मोल 10, खर्च हुआ मोल 10, 10/10 1। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना अल्फा का मान 1 के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितना मोल तुम लोगे अभिक्रिया के लिए या जितना सॉलिड तुम डालोगे वो सारा का सारा टूट जाता है, तो खर्च हुआ मोल और लिया गया मोल दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों कट के आपस में 1 दे देता है। अल्फा तो आप पहले पढ़े हुए हैं तो आपको इसका आइडिया होगा, तो हम इसका सिर्फ एग्जाम्पल ले देते हैं। आप ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान हमेशा 1 होता है, क्वेश्चन दे ना दे आपको याद रखना है अल्फा 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इसका एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, ये सब इनऑर्गेनिक एसिड है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी के अंतर्गत आता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे नाम एक आध को याद पाड़िए आप, NaOH, KOH, LiOH, CaOH का होल 2 एक्सेट्रा। जितना भी साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग साल्ट नॉर्मली, जैसे NaCl, KCl, LiCl, K4FeCN का होल 6 एक्सेट्रा, ये सब। तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जितना तुम पानी में डालोगे ना उतना टूटेगा, 100 डालोगे 100 टूटेगा, 200 डालोगे 200 टूटेगा, तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब किसी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग I कैलकुलेट करेंगे, कैसे, इसको सीखिए, मेन यही सीखने वाला बात है। ये सीखोगे तो न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं सीखोगे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तीनों केस में हम एक एक आपको बताते हैं, या अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे HCl, पानी में ये टूट जाता है बाबू, किसमें, H+ में और Cl- में। पहले आप ये हमको बताइए कि HCl 1 मोल है, प्रोडक्ट कितना मोल दे रहा है, 1 मोल ये और 1 मोल ये, 2 मोल, 2 प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसके लिए ना हमको N का मान हो जाएगा 2, ठीक है। I बराबर होता है 1 + N-1 अल्फा। अच्छा, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसके कारण इसका अल्फा कितना हो जाएगा, 1। तो तोड़ने के बाद पता चला कि N 2 है, 2 - 1 और अल्फा तो 1 है, चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 + इतना। अब जरा बताइए कि I बराबर यहां से नहीं निकल जाएगा, 1 + 1 × 1, यानी I बराबर आ जाएगा 2। देखो, तो HCl के लिए I का मान कितना आसानी से पता चल गया, I 2 होगा। इसी तरह से अब दूसरा एग्जाम्पल समझो। अच्छा, एक चीज गौर करो तुम, यहां पर I 2 है, N भी कितना है, 2 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे हम बताएंगे। फिर अगला एग्जाम्पल, ये सब बात आपको उतारते रहना है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे H2SO4, ये टूटेगा 2H+ और SO4 2- में, ये टूटेगा। इसके लिए N का मान बताइए तो कितना है, इसके लिए N का मान हो जाएगा 3। कैसे, 2H+ और 1 सल्फेट आयन, ये 2 और ये 1 आयन ये, और 2 पार्टिकल ये। अच्छा, अल्फा ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, तो अल्फा इसका भी 1 होगा। तो I बराबर होता है 1 + N-1 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 + N का मान कितना, 3 - 1 अल्फा 1 बराबर 1 + 2 × 1, ये 3 हो जाएगा, I बराबर 3। अब गौर कीजिए, N का मान 3, I का मान भी 3। एक और केस देखो आप, इसको भी आप उतार लो, अगला एग्जाम्पल है ये।
K4 FeCN का होल 6, ये टूटता है ना 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस। यदि हम N की बात करें तो यहां पर 4K प्लस है तो 4 पार्टिकल और प्लस एक आयन, ये 4 निगेटिव चार्ज एक आयन पर है तो एक ये, मतलब बराबर हो गया कितना 5। तो n का मान हो गया 5। अल्फा इसके लिए भी 1 होता है। I का फॉर्मूला होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n का मान 5 माइनस 1 इंटू 1, 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 5। I का मान कितना आ गया 5। अब एक चीज गौर कीजिए, n का मान 5 तो I का मान भी 5। आपको एक चीज महसूस हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I का मान एग्जैक्टली वही होता है जो N का मान होता है। और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टूटने के बाद वो कितना मोल प्रोडक्ट दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ना I आपको निकालना नहीं पड़ेगा। I इसलिए नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका N और उसका I दोनों बराबर है। सिर्फ आप ये देख लीजिए तोड़ के कि वो टोटल कितना प्रोडक्ट दे रहा है। जो प्रोडक्ट की संख्या होगी वही उसका I होगा। अतः इस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि अतः हेंस I इज इक्वल टू N। किसके लिए? ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब सॉलिड डिसोसिएट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा डिसोसिएट होता है, तो डिसोसिएशन के केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब होगा तो I और N का मान बराबर होगा। वहां से आपको I निकालने का जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट होगा टूटने के बाद जितनी संख्या होगी आयन की वही N है और उसी को हम लोग उस केस में I कहेंगे। तो यहां से अभी हम आपको समझा रहे थे कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I कैसे निकालते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका केस दूसरा, और केस दूसरा में हम लोग सीखेंगे केस 2 व्हेन सॉल्यूट एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। जब विलयन में विलय संगुणित हो जाए, जब विलयन में विलय संगुणित हो जाए। अच्छा, अब गौर कीजिए आप, संगुणित होने का मतलब क्या होता है? संगुणित होने का मतलब होता है कि वो आपस में जुड़। नहीं बाबू, अभी तो इसमें एक केस बचा हुआ है ना। क्या बचा हुआ है? अभी आप पढ़े थे, सॉरी, अभी एक एरर हुआ है यहाँ पर, एक छोटा सा गलती हुई है। गलती नहीं, कुछ छूट गया है, वो बताना था पहले। तो अभी आप इस टॉपिक को रोक दीजिए, अभी आप इसको मत लिखिए। हम लिखा रहने देते हैं, आप पढ़ने दीजिए। लेकिन एक्चुअल में अभी थोड़ी देर पहले एक हेडिंग लगाए थे ना हम लोग, वैल्यू ऑफ I फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हमारा अगला जो टॉपिक होना चाहिए था वो होगा वैल्यू ऑफ I फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं हम। केस 2 तो बाद में आप देखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ I फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए I का मान। यदि हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए I का मान। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए हम लोग I का मान कैसे निकालेंगे? इसके लिए तो पहले समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा ना कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते किसको है।
तो हमारा यहाँ टॉपिक होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बाबू वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको कहते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। तो आप इसको लिख लेंगे, वह वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। हम लिख देते हैं, बाद में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वह वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, या यूं कहें कि आंशिक रूप से वियोजित होता है, उसे हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इनकम्प्लीटली और डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसको थोड़ा समझो, एग्जाम्पल तो खैर बाद में देखेंगे। अब ये पार्शियली डिसोसिएट का मतलब क्या है, थोड़ा हम लोग इसको चेक कर लें। देखिए जैसे CH3COH HCOOH C6H5COH जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ये सब वीक एसिड होता है। लिख दीजिएगा ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ये सब वीक होता है। तो क्या है इसको समझिए, CH3COH पानी में डालोगे तो टूटेगा जरूर ये, CH3CO- में और H+ में। तो टूटने के बाद N का मान है इसका 2, लेकिन इसका जो अल्फा होता है ना ये काफी कम होता है 1 से। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जो अल्फा होता है ना वह 1 से बहुत कम होता है, और वो जो होता है वो क्वेश्चन में आपको देगा कि इस विलय का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा इतना है, 0.2, 0.3, 0.11 समथिंग कुछ भी देगा आपको। तो ये अल्फा देगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 से काफी कम होता है। तो अल्फा देगा ही, n का मान देगा ही। तो I बराबर 1 + n-1 अल्फा से आप निकाल लीजिएगा। I का मान यहाँ पर आप आंख बंद करके 1 मत डाल दीजिएगा, काहे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 से काफी कम होता है, और जो होता है वो क्वेश्चन या किताब आपको प्रोवाइड करेगा। n का मान पता चल जाएगा तोड़ के, तो यहाँ से आप I आराम से निकाल लोगे उसके लिए। तो नोट करके आप लिख देना यहाँ पर, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है। वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वैल्यू ऑफ अल्फा इज very less than 1 for weak electrolyte, that is alpha is very less than 1, and this is only valid for weak electrolytes। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आप बेहद आसानी से I का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा 1 होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का मान 1 से काफी ज्यादा कम होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I और N आपस में बराबर हो जाता है, पीछे आप देख चुके हैं, जबकि इस केस में I और N आपस में बराबर नहीं होता है। इस केस में हर हाल में आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सही होगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी हम लोग डिसोसिएशन का केस पढ़ रहे थे, अब हम केस दूसरा पढ़ेंगे जो होगा एसोसिएशन का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2, व्हेन सॉल्यूट एसोसिएट in the
सॉल्यूशन, जब विलयन में विलय संगुणित हो जाए। ये थोड़ा टफ है उससे। अब विलयन में विलय संगुणित होगा तो हम लोग जब विलयन में विलय एसोसिएट हो जाता है तो हम आई का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कि कोई रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और ये एसोसिएशन के पश्चात ना ए, जैसे मान लीजिए ए का दो मॉलिक्यूल आपस में संगुणित होकर A2 बनाता है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि रिएक्टेंट में एक ए और दूसरा ए दोनों अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट में दोनों ए आपस में जुड़ चुका है, संगुणित हो चुका है। तो दो मॉलिक्यूल आपस में सटता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइमर, द्विलक हिंदी में कहा जाता है। यहां पर 3 ए रहता और वो A3 हो जाता ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइमर। तो ऐसी स्थिति में दो आपस में सटेगा तो n का मान हो जाएगा 2, 3 आपस में सट के A3 बना लेता तो n का मान हो जाता 3, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो आप किसी एक पर समझ लीजिए। अच्छा, हम क्यों 2 3 की बात करें, हम डायरेक्ट कहते हैं कि इसका जो है ना ए का n मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये AN का निर्माण कर रहा है। आप n का मान 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी रख सकते हैं, जो इच्छा हो सो रखिए, तो यहां पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो मान लीजिए कि A कन्वर्ट कर रहा है AN में, शुरू में T बराबर 0 यानी बिफोर रिएक्शन आप इसका लेते हैं 1 मोल। तो यदि आप ये 1 मोल लिए तो शुरू में तो ये 0 होगा, लेकिन फिर क्या होगा, चेंज, जैसे ही रिएक्शन होगा चेंज होगा। और इस रिएक्शन के दौरान मान लीजिए चेंज हुआ है, एक में जो खर्च होगा उसी को हम अल्फा कहेंगे, तो ये अल्फा से मान लीजिए चेंज हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितना बनेगा? आप खुद से अभी आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक के आप अपने मन में सोचिए कि यदि ये अल्फा खर्च होगा तो ये कितना बनेगा। अभी हम तो लिख ही देंगे, हम आपको देखने नहीं आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब आप अपने आप में संतुष्ट होइए कि क्या आपने सही उत्तर इस चीज का दिया। इस चीज को आपको चेक करना है, खुद में चेक करना है। वैसे भी आप ठगिएगा किसको, प्रकृति पूरा का पूरा हमको आपको सबको ठग ही रही है, और आप अपने आप को ठगने लगे तो फिर मुश्किल है। जो कह रहे हैं वो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो अपना आगे देखिए। तो देखो, यदि ये अल्फा से खर्च होगा ना तो ये बनेगा अल्फा बाय एन। कैसे ये अल्फा बाय एन बनेगा, थोड़ा आप इसको समझिए। ए का एन मॉलिक्यूल एन का एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है, तो एन मॉलिक्यूल एक का निर्माण करता है, तो बताइए एक कितना का निर्माण करेगा, 1 बाय एन का। तो अल्फा कितना का निर्माण करेगा, 1 बाय एन इंटू अल्फा का, यानी ये अल्फा बाय एन का निर्माण करेगा। इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है। ए का एन मॉलिक्यूल एन के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करा, यानी एन एक का निर्माण करता है तो एक कितना का करेगा, 1 बाय एन का, इसलिए अल्फा कितना करेगा, जो कि खर्च तो अल्फा हो रहा है ना, तो यहां से ए बाय एन हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन दिस विल रिमेन, आफ्टर रिएक्शन ये बच जाएगा 1 माइनस अल्फा और ये बन जाएगा अल्फा बाय एन। तो टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट नहीं, आफ्टर रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल पार्टिकल कितना हो जाएगा, जो ए बच गया सो और जो बन गया सो, चूंकि ये भी बर्तन में ही है वो भी बर्तन में ही है, तो ये बचेगा, ये है 1 माइनस अल्फा और ये बन गया अल्फा बाय एन, तो ये होगा। टेकन मोल कितना है बाबू, टेकन मोल है 1, तो टेकन मोल 1 है, टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इतना है, या टोटल पार्टिकल, इसको आप ऐसे लिख दीजिए ज्यादा बेहतर होगा, टोटल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, टोटल पार्टिकल आफ्टर
एसोसिएशन, वो लिखे थे वो भी सही था, गलत नहीं था। तो ये हो गया। तो आई बराबर क्या होता है, आई होता है ना टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय टेकन मोल। तो इतना बटा इतना हो जाएगा। तो आई बराबर यहां से हो जाएगा, यहां दिखेगा नहीं आपको तो इसको हम मिटा देते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन और बट्टा कितना 1। तो यहां से आई बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। आई निकालने का ये फॉर्मूला है मेन सॉल्यूट एसोसिएट। अब यहां से अल्फा का मान वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देगा, एन का मान आप खुद निकाल सकते हैं। एन देख लीजिएगा, एन 2 होगा जब डायमेराइज होगा, एन 3 होगा जब ट्राइमेराइज होगा, इस तरह से। तो वहां से क्या आप आई का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो आई निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए, तो I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन आया हुआ सॉल्यूट एसोसिएट, और I बराबर आया 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएट। ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दो केस आप पढ़ लीजिए, जब सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ। अब हम एक तीसरा टाइप पढ़ते हैं, तीसरा केस। केस तीसरा, व्हेन सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। मतलब जब विलय का ना ही वियोजन हो और ना ही संगुणन। When solute neither dissociate nor associate। जैसे NH2CONH2 यूरिया है, ये C6H12O6 ग्लूकोज है, ये C12H22O11 शुगर है ये। तो इस सब को जब पानी, जैसे तुम इसको एग्जाम्पल पर समझो। अच्छा, इस सब को ना नॉर्मल सॉल्यूट कहा जाता है, नॉर्मल सॉल्यूट, साधारण विलय या सामान्य विलय। साधारण विलय या सामान्य विलय। साधारण विलय या सामान्य विलय उस विलय को हम लोग कहते हैं जो जलीय विलयन में ना ही टूटता है और ना ही जुड़ता है। तो इस सॉल्यूट के केस में क्या है, इसको समझिए आप। NH2CONH2, इसको जब तुम पानी में डालोगे ना तो भी ये इसी रूप में रह जाता है, NH2CONH2। इस केस में ना किसी तरह का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है सॉल्यूट में। तो इस केस के लिए ना आपको I बराबर 1 आता है हमेशा, याद रखिएगा। अब I बराबर कैसे 1 आया, इसको आपको हम 3 अलग अलग चीज केस पर समझाते हैं कि ये I बराबर यहाँ पर 1 कैसे होगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, हमेशा I बराबर 1 होता है। इस तीनों सॉल्यूट के लिए I हमेशा 1 होता है। या फिर आप इसको समझना चाहते हैं यदि, तो ऐसे तो इस पर समझना थोड़ा मुश्किल है, देख लेते हैं। इसके लिए I कैसे 1 होता है इसको समझिए आप।
जैसे मान लो कि t बराबर 0 पर तुम क्या किया, इसका 1 मोल लिया, तो तुम t बराबर 0 पर 1 मोल लिया, तो क्या है ना कि पानी में जाने के बाद मान लीजिए पानी से पहले ये 1 मोल है, चेंज होगा, ये पूरा का पूरा -x होगा, -x नहीं, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा टूटना उठना है नहीं, जैसे ये 1 मोल ही बचेगा। तो ऐसी स्थिति में तुमको ऐसा नहीं लगता है कि इस बार जो n है वह n1 आएगा, n1 आया, n यदि 1 आ गया तो यदि तुम डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाओगे i बराबर 1 + n-1 अल्फा, तो टूटा नहीं तो अल्फा का तो कोई बात ही नहीं होगा यहाँ पर, तो अल्फा हो जाएगा। टूटने के केस में हम लोग अल्फा की बात करते हैं, यहाँ तो टूटा ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो इसके लिए एक तो अल्फा का वैल्यू कंसीडर नहीं होगा, दूसरा n 1 होगा तो 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू नदारद हो जाएगा, यहाँ से साफ गायब हो जाएगा ये, तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी बात को, ये आपको उतारना नहीं है कि ये टूट रहा है, इस बात को आप उतारिए नहीं, बस इस बात के लिए ध्यान में रखिए कि इस सभी सॉल्यूट के लिए वैल्यू ऑफ i फॉर दिस ऑल सॉल्यूट्स आर ऑलवेज 1। इसका वैल्यू इस सभी सॉल्यूट के लिए i का मान हमेशा 1 होता है, 1/1 होता है। तो अब आप इसको समझिए, i बराबर 1 + n-1 अल्फा, i बराबर 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ये था व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएट, और ये है व्हेन सॉल्यूट एसोसिएट। एक एग्जांपल समझिए, एसोसिएशन जब होगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर डाइमर का मतलब जब 2 मॉलिक्यूल आपस में सटेगा तो n बराबर होगा 2। इसी में यदि हम कहें फॉर ट्राइमर n बराबर 3, यानी n 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा, तब मान लीजिए कि हम n का मान यहाँ पर 2 रखते हैं, तो i बराबर हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अब आप एक चीज गौर कीजिए, यह है 1 - अल्फा और यह है प्लस अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 और अल्फा, यदि हम अल्फा बोलें और अल्फा बाई 2 बोलें तो छोटा कौन है और बड़ा कौन है? छोटा ये है अल्फा बाई 2, तो अल्फा जो है बड़ा है वह माइनस में है और अल्फा बाई 2 जो है वो प्लस में। तो आपको नहीं लगता है कि ओवरऑल ये जो वैल्यू होगा यहाँ पर अल्फा का नहीं आई का, वो स्मॉलर देन 1 हो जाएगा? क्योंकि बड़ा वैल्यू में निगेटिव लगा हुआ है, तो एक में से कुछ घट जाएगा ना, ये तो एक में से जब कुछ ये घट जाएगा तो वैसी स्थिति में तो आई का मान 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये एसोसिएशन के केस में ना आई हमेशा 1 से छोटा होता है, इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो ध्यान रखना, आई के केस में एसोसिएशन के केस में आई हमेशा 1 से छोटा होता है। तो आप यहां तक उतार लीजिए ये पूरा और फिर लिखिए अगेन, ये डिसोसिएशन है ना, डिसोसिएशन हुआ, मान लीजिए इनका मान आप 2 रखते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, आई बराबर 1 प्लस कितना है ये 2 - 1 तो 1 इंटू अल्फा। अल्फा का मान 1 होगा तो ये 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन अल्फा का मान यदि 1 से कम भी होगा तो कुछ ना कुछ तो अल्फा का मान होगा ही, तो 1 में प्लस जोड़ेंगे तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो आई बराबर आई इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। जब भी डिसोसिएशन होगा ना तो आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। और तीसरा बात आपको लिख लेना है, आई इज इक्वल टू 1 फॉर नॉर्मल सॉल्यूट, दैट्स ऑल। अब ये थ्योरी पूर्णतः सही हो गया। अब इस पर जब आप काम करिएगा ना तो आपको कहीं भी कोई परेशानी
नहीं होगी, सारा न्यूमेरिकल बनेगा, हम आपको बना के बताते हैं। डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला, एसोसिएशन वाला फॉर्मूला, ये सब आप जरूर ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। चलो देखिए, आप फॉर्मूला पढ़े, पी नॉट इज इक्वल पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूट में ना डिसोसिएशन हो और ना एसोसिएशन हो तो आई बराबर 1 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे ना, चीनी के लिए, ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए। तो आई जब 1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसीलिए आई ऑटोमेटिक 1 हो गया था, जिसकी वजह से यूरिया के केस में याद कीजिए नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सही रिजल्ट आया था, लेकिन चीनी के लिए, सॉरी नमक के लिए सही रिजल्ट नहीं आया था, सोडियम क्लोराइड के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर आई का मान 2 होगा, तो वहां पर 2 से गुना कीजिएगा तो आंसर सीधे 2 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है अब कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू होता है ना आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टीवी बराबर होता है आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी ए बराबर होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। और पाई बराबर होता है सी आर टी, तो आई सी आर टी। इस सब केस में यदि हम आई का मान 1 ले लें तो आई जैसे ही 1 होगा तो फिर पहला वाला फॉर्मूला पर चला जाएगा रॉल्ट्स के अनुसार। तो रॉल्ट्स के अनुसार वह सब विलियन बिल्कुल सही रिजल्ट देगा जिसका आई 1 होता है। यानी यूरिया का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा। लैब में भी वही रिजल्ट देगा जो आपको कॉपी किताब पर कैलकुलेशन से आएगा। लेकिन जो टूटने वाला है चीज, जो जुड़ने वाला चीज है, जो वैसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट कर जाता है या एसोसिएट कर जाता है, वो हमेशा डिफरेंट रिजल्ट देगा। लेकिन जब उसके आई को कैलकुलेट करके गुना कर दीजिएगा ना, तो वो बिल्कुल सही रिजल्ट देने लगेगा। और सही रिजल्ट देने के लिए आपको ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अच्छा ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक वैलिड नहीं है, अब इसका जितना फॉर्म है सब में आपको आई से गुना करना पड़ेगा। जैसे डेल्टा टीवी बराबर आई गुना के बी इंटू एम लिखे हैं, टीवी माइनस टी नॉट बी बराबर आई गुना के बी गुना एम। फिर इसी को टीवी माइनस टी नॉट बी बराबर आई गुना के बी इंटू एम के जगह पर ए गुना 1000 बटे बी गुना एम। जितना फॉर्मूला है सब में अब आई से गुना हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इस सब फॉर्मूला को एक साथ नोट कर लीजिए। आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन इन केस ऑफ एसोसिएशन। इस सब फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाने में। तो इसको आप देख लीजिए, थ्योरी अब समाप्त हो गया है। अब आप किसी भी न्यूमेरिकल को बनाइएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे गलत नहीं होगा। आप चेक कीजिए। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल बताएंगे, 1 या 2। इसको हम एक दूसरे लेक्चर में बताएंगे जो वीडियो छोटा होगा, और वही होगा किस तरह से न्यूमेरिकल बनाएं। इस तरह का कुछ थंबनेल उस टाइटल के साथ आएगा। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो न्यूमेरिकल का हम 10 मिनट का एक अलग वीडियो बना देते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।